हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, गणित और तर्क शक्ति के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर। वैसे तो मैं गणित के बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन ये कुल 1000 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और जिनके अभी भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इन 1000 प्रश्नों को आप ज़रूर कर लीजिएगा। ये एक साथ नहीं करवाऊँगी, ये इसके 8 या 9 वीडियो में करवाऊँगी, उसमें आपके ये पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हमारा पहला भाग है और ये वो क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो 2017 के एग्ज़ाम में आए हुए थे। किसी भी चीज़ की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है। पटवारी प्रश्न बैंक मैथ रीजनिंग करके मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी। प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उससे इसके आगे के भाग देख पाएंगे। और चैनल पे जुड़े होंगे, अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपको वीडियो मिल ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 42 वर्ष है। देखो आपने अगर, एक सेकेंड रुकिएगा, देखो आपने अगर औसत के सवाल किए हों पहले, तो आपको ये पता होगा कि यदि कुल संख्या दी हो और औसत दिया हो, जैसे कि आपको दिया हो कि 5 अंकों का औसत 20 है, अगर आपको ये दिया हो सपोज करो, और तो आपको सबसे पहले टोटल संख्याएं निकालनी है। टोटल संख्या कैसे निकालेंगे? ये जो 5 है इसमें 20 का गुणा कर लेंगे, तो मतलब 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। मतलब ये जो 5 संख्याएं हैं इनका योग कितना होगा? 100 होगा। मतलब कुल संख्याओं का जब हम औसत में गुणा करते हैं तो हमें जो टोटल संख्याएं हैं वो उनका टोटल पता चल जाता है, मतलब उनका योग कितना होता है वो पता चल जाता है। इसको एक उदाहरण जैसे समझाऊं, मतलब जैसे कि x1 x2 और x3 है, और ये कुल संख्याएं कितनी है बटे, जब अपन को इनका औसत निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ के और 3 का भाग दे देते हैं। तो जैसे कि औसत सपोज करो अपना 6 आता है। अब ये अगर आपको नहीं दिया हो और आपको ये फाइंड करना हो ऊपर के टोटल, तो इन दोनों का अपन गुणा कर लेते हैं। यही आपको बस ध्यान रखना है। ये वाला 2017 में बहुत सारे औसत के सवाल पूछे। मैंने परसों एक वीडियो बनाया था, उसमें औसत की ट्रिक भी बताई है, तो वो ट्रिक जरूर देख लीजिएगा एक बार। 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 42 वर्ष है। तो 8 सदस्य हैं तो उनकी औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 42 गुणित 8, मतलब 8 दूनी 16 और 8 चौको 32 और 1 33। मतलब कुल आयु उनकी, मतलब कुल आयु का टोटल कितना हो जाएगा? 336। यदि सबसे छोटा सदस्य 1 वर्ष का है और सबसे बुजुर्ग 101 वर्ष का है, तो शेष 6 की औसत आयु निकालो। देखो टोटल कितनी आ गई? 336। टोटल हमने निकाल ली है 336। यदि वो बोल रहे हैं कि यदि पहला कितने, जो पहला छोटा सदस्य होगा वो कितने साल का होगा? 1 साल का होगा। और इसके बाद जो सबसे बुजुर्ग होगा वो कितने साल का होगा? वो 101 का होगा। तो हमें तो जो शेष 6 हैं उनकी निकालना है। टोटल कितने हैं? 8 हैं। 8 में से उनने आपको 6, जो 2 लोग हैं उनकी आयु दे दी है, बड़े की और छोटे की। बीच के जो बचे हैं 6, उनकी आपको औसत आयु निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले जो टोटल आएगा आपका 42 और 8 का, उसको अलग कर लेना। 42 और 8 को गुणा करके अलग कर लेना, प्लस 101 और 1, इसका कितना? 101 और 1 जो आयु दी है, उन दोनों का औसत कितना निकलेगा? तो उन दोनों का औसत निकलेगा 101 में अगर हम 1 जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो दो लोगों की औसत आयु निकालना है, तो 101 में 1 का जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे, तो 102/2 हो जाएगा। 2 लोगों का औसत आ जाएगा। दोनों को आपस में माइनस कर देना है। एक बार सॉल्व वाला देख लीजिए। माना कि परिवार के 8 सदस्य ABCDEFGH है ना, ये 8 सदस्य हो गए। सबसे बड़े सदस्य की उम्र कितनी हो गई? 101 वर्ष हो गई। सबसे छोटे सदस्य की उम्र कितनी हो गई? 1 वर्ष हो गई। अब 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी दी है? 42 वर्ष। अब ये ऊपर हमने टोटल लिख दिया। औसत मतलब होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्याओं का ऊपर आपने ये योग कर दिया, ABCDEFGH बटे में कुल संख्या कितनी है? 8, ये हमने लिख दिया। उन्होंने हमको औसत कितना दिया है? 42, ये उनने हमको दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 42 और 8 का। तो 42 और 8 का हम गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16, 8 चौको 32 और 1 33, 336 इनका गुणा आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ये 101 और ये 1, क्या बोल रहे हैं? ये 101 और ये 1, इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा।
अब 42 और 8 का गुणा करने पे कितना आया 336, और ये 101 और 1 का गुणा 101 1 को जोड़ने पे कितना आया 102। तो 336 में से 102 को माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 234। तो अब हमको ये 234 तो आंसर आ गया आपका, टोटल आ गया। अब वो बोल रहे हैं जो बचे हुए लोग हैं उनका टोटल आ गया, अब बोल रहे हैं उनकी औसत आयु। तो ये 234 का टोटल आया है, तो हमको 234 की ही औसत आयु निकालनी है। तो 2 निकल गए थे, 8 में से 2 निकल गए थे, तो बच्चे कितने 6। तो 234 में 6 का भाग दे कि हमको औसत आयु निकल जाएगी। एक बार और बता देती हूँ, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए कि 8 आपको सदस्य दिए हैं, बड़े और छोटे की आयु दी है और औसत दिया है, तो सबसे पहले आप इस प्रकार से लिख लेना उनको टोटल, जो बाहर जो टोटल औसत दिया हो कुल संख्या उनका गुणा कर लेना, तो 336 आ जाएगा। बड़ा वाला 101 है और छोटा वाला 1 है, तो 101 और 101 और 1 कितना हो गया 102। उसको बराबर किधर ला के माइनस कर लेना, बचेगा कितना 234। बाकी उन्होंने पूछा है आपसे कि तो शेष 6 की औसत आयु, 6 की औसत आयु निकालना है, तो 234 में 6 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है निम्न आकृतियों में कितना प्रतिशत वृत्त है, कितना प्रतिशत वृत्त है। तो सबसे पहले इसमें टोटल संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कुल कितने हैं, कुल कितनी संख्या है, मतलब कुल कितनी आकृतियां हैं 15 आकृतियां हैं। अब वो बोल रहे हैं वृत्त कितने हैं, इसमें कुल 15 आकृतियां हैं, ये याद रखना। वृत्त देखो एक ये है, एक ये है 2 और एक ये है 3, तो वृत्त कितने हैं 3। तो आपको बताना है कितना प्रतिशत वृत्त है। तो आपने 3 वृत्त मतलब कुल संख्या कितनी है 15, तो किसका कितना प्रतिशत होगा कि ये वृत्त हो जाएगा। तो देखो बताओ, वृत्तों की संख्या कितनी आ गई 3, कुल आकृतियाँ कितनी आ गई 15। तो आपको वृत्त का प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, कुल आकृतियों का x प्रतिशत, मतलब कुल आकृतियों का x प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा वृत्त। तो अब वृत्त का प्रतिशत उन्होंने अपने को कितना दिया है 3, कुल आकृति कितनी दी है 15, x/100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 100 में 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा 300, 300 में 15 का भाग दे देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 20%। इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, जितना भी टोटल दिया हो उसको निकालेंगे और जितना ये दिया हो जितने से निकालना हो वो निकालेंगे। मतलब 3 कुल संख्या कितनी है वृत्त की 3 है, उसमें 100 का गुणा कर देंगे, बस भाग दे देंगे। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो ये साधारण तरह भी निकाल सकते हैं, कैसे, कुल संख्या कितनी है, कुल आकृतियाँ कितनी हैं 15 और वृत्त की कितनी है 3, और प्रतिशत निकालना है तो किसका गुणा करेंगे 100 का। तो बस इसको सॉल्व कर देना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 20 आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 2x की पावर 5 माइनस 18x³ प्लस 5x² माइनस 6x माइनस 20 को अगर x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या बचता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 10th में किए होंगे, अगर 10th में अच्छे से नहीं किए होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर आपने 10th बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आप ऐसे सवाल 3-4 तो आप जरा में ही कर देंगे। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको थोड़े से में ही आ जाएगा, और अगर आपने पहली बारी भूल गए हैं वो सवाल तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए और फिर अपनी रफ कॉपी में करके देख लीजिएगा। देखो यहाँ वाला जो नंबर है उससे अपन भाग दे रहे हैं इस पूरे को, यही उन्होंने दिया है। देखो इस क्या बोल रहे हैं, इसको किससे भाग देना है x माइनस, तो जैसे अपन डिवाइड करते हैं, जैसे अपन नॉर्मली भाग करते हैं वो करते हैं। अब इसमें क्या करना है, x माइनस 3 से भाग देना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 2x की पावर 5, सबसे पहले पहला डिजिट देखो, पहला क्या है x, तो x में हम किसका इंटू करें, x में किसका गुणा करें कि 2x 5 आ जाए, x में हमको किसका इंटू करें कि 2x 5 आ जाए। देखो x तो हमारे पास है ही, मतलब एक x हमारे पास है, हमें कितने x और चाहिए है 4x और चाहिए है, तो हमको 4x और चाहिए, मतलब हमको 4x यहाँ पे लिख चाहिए है, तो ये आपने 4x कर दिया, मतलब x की पावर 4 चाहिए। और क्या चाहिए है 2 चाहिए है, तो यहाँ पे 2 कर दिया, तो ये क्या आ गया 2x की पावर 4। जब 2x की पावर 4 का x में करेंगे, 2x की पावर 4 का जब x में इंटू करेंगे तो x की पावर 4 और 1 कितना हो जाएगा x की पावर 5, तो क्या आ जाएगा 2x की पावर 5। तो ये तो x का जब 2x की पावर 4 में किया तो क्या आ गया 2x की पावर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 3 का करेंगे, 3 का जब हम 2x की पावर 4 में करेंगे, पहले इसका इसमें कर लिया फिर इसका इसमें करेंगे, तो इसका इसमें करके क्या आ गया 2x की पावर 5 आ गया।
अब 3 का 2x की पावर 2 में करेंगे तो 2x की पावर 4 में करेंगे तो 3 का 2 में करेंगे कितना जाएगा 6, और x की पावर 4 का 4 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है। तो ये आपका पहला आ गया। अब आप इसको प्लस माइनस कर देंगे। अगर ऊपर वाला प्लस होता है तो इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस होता है तो नीचे वाले को प्लस कर लेते हैं। 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। और देखो बहुत अच्छी बात बताऊं, ये जो 3 की पावर है और ये जो 4 की पावर है, कभी भी अलग अलग पावर माइनस नहीं होती हैं। अगर x की पावर 3 लिखा है और x की पावर 4 लिखा है तो माइनस नहीं होगा, वो नंबर वैसा का ही वैसा लिखा जाएगा। जैसे कि ये 6x की पावर 4 है, इसको हम यहीं लिख देंगे, यहाँ से 18x की घात 3 को लिख देंगे। ये दोनों आपस में माइनस नहीं होंगे। बस जब 6x की पावर 4 है, 6x की पावर 2 है, ये माइनस हो जाएंगे, 18x³ से 18x³ माइनस हो जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे 5x² माइनस 6x। तो अब x में काय का इंटू करें कि 5x² आ जाए, x में किस चीज़ का इंटू करें कि 5x² आ जाए, तो 5x का करेंगे तो 5x² आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने 5x का कर दिया। 5x का x में कर दिया तो 5x² आ जाएगा, 5x का 3 में कर दिया तो 15x आ जाएगा। इस प्रकार आएगा क्या लास्ट में 9x माइनस 20। अब x में काय का इंटू करें कि 9x आ जाए, तो x में काय का इंटू करें कि 9x आ जाए, 9 का ही करेंगे, तो 9 का करेंगे x में तो क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। तो ऊपर हमने देखो लास्ट में काय का किया है, 9 का किया है। 9 का जब 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 तिया 27, और ये माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। अब 20 में से 27 माइनस करेंगे तो 27 में से 20 माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा 7। ये धन का ये शेषफल हो जाएगा। अब ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है और नीचे 7 है, तो ये जो है भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं शेषफल क्या बचता है, तो शेषफल आपका +7 बच रहा है, तो +7 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। ये इस प्रकार के डिवाइड वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से करके देख लीजिएगा। नहीं आए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है x² + x² = 1 बराबर, तो x का मान क्या होगा। देखो क्या दे रहे हैं, x² + x² बराबर 1। जब x² और x² को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x² 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको x² की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2 को कहाँ ले जाओगे, नीचे ले जाओगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब जब किसी के ऊपर से आपको स्क्वायर हटाना होता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं और सामने वाले नंबर पर अंडर रूट आ जाता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसका सॉल्व भी देख लीजिए। x² और x² कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x² हो जाएगा बराबर 1, x² यहीं रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। ये अंडर रूट 2, ये इस पे 1 पे भी आ सकता है, लेकिन 1 का अंडर रूट भी 1 ही होता है ना, इसलिए इन्होंने 1 पर अंडर रूट नहीं लगाया है और नीचे 2 पे लगा दिया है। तो आप गॉट इट, इसको आप कर लेंगे। x² + x² = 1, इसका x का मान क्या है तो क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। अगला है 0.036। देखो इसका आपको अंडर रूट निकालना है। इनको सॉल्व करने के लिए जिनकी मैथ अच्छी होगी वो तो ये कर ही लेंगे। देखो 36 है, 36 का अंडर रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, तो 36 का 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन आगे क्या है इसमें 0 भी लिखा हुआ है। 0 कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, देखो 0.036 है तो देखो कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव है, तो 3 अंक नीचे 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 36/1000 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 36 का वर्ग कितना आता है, अभी मैंने बताया था 6 आएगा। 1000 को कैसे लिखेंगे, 1000 को लिखेंगे 10 × √10। क्यों लिखेंगे, देखो 1000 का आप एक बार LCM निकाल के देखिए। 1000 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। आप देख सकते हैं आप कि इसमें 1000 में कितने 10 आ रहे हैं, 10 × 10 × 10, 3 10 आ रहे हैं 1000 में, तो 2 10 का तो जो है वर्ग बन रहा है, लेकिन 1 10 का नहीं बन रहा है। तो जिस 10 का नहीं बन रहा है उसको हमने अंडर रूट में लिख लिया, जिन 2 10 का बन रहा है उनका वर्ग निकाल के बाहर लिख लिया।
6 का मान कितना हो जाएगा, 6 को जैसे 10 अंडर रूट 10 है, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये अंडर रूट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3.16, और 6 में जब 10 का भाग देंगे, मतलब इस 6 का इस 10 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 0.6 आ जाएगा, और अंडर रूट 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.16। फिर इन दोनों का आपको डिवाइड कर देना है तो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, औसत निकालिए। औसत तो बहुत ही साधारण तरीके से निकल जाता है, पूरी टोटल संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्याएं उनका भाग दे दो। तो 19, 63, 30, 38, 20 को जोड़ना है और संख्या कितनी है 5, तो 5 का भाग देना है। अगला क्वेश्चन है, इनका मूलों का योगफल निकालना है आपको। लिखा है x² + 5x + 6। इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, आपको गुणनखंड विधि से निकालना है, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। लास्ट वाला नंबर का ऐसा इंटू करते हैं कि ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उनको जोड़ने पर, दो संख्याओं को जोड़ने पर बीच या घटाने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो लास्ट में लिखा है क्या 6, तो 6 एकम क्या होता है, 6 होता है। तो गुणनखंड आ रहा है 6 और 6 में से 1 जाते हैं तो कितना बचता है 5। तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे, x² + 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5 और ये 6। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, x² + 6 x - x + 6, x + 6 में से कॉमन ले लेंगे और x - 6 में से कॉमन ले लेंगे। देखो इन्होंने कैसा किया है, 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी कितना होता है 6, तो 5x को उन्होंने कर लिया 3x + 2x, ये 6 के गुणनखंड निकाला है। 6 3 दूनी कितना होता है 6 और 3 2 कितना हो, 3 और 2 कितना होता है 5। तो जब ये गुणनखंड 5 को ऐसे तोड़ के लिख लेंगे 3x + 2x, यहाँ इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। x² + 3x में से कॉमन क्या दिख रहा है x, तो x बाहर ले लिया, बचा क्या अंदर x + 3। ऐसे ही 2x + 6 में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 यहाँ पे x बचा और 2 3 कितना हो गया 6, तो x + 3 बचा। अब जो बाहर लिखा होगा उसको लिख लेंगे एक बार, और जो अंदर लिखा होगा एक बार लिख लेंगे। x + 2 और आ जाएगा x + 3 = 0। x + 2 = 0 को इसे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ऐसे ही x + 3 की वैल्यू, x + 3 = 0 है, 3 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 और -3 आ जाएगी। अब बोल रहे हैं मूलों का योगफल निकालो, तो मतलब -2 और -3 को आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है। अगर आप प्रबंधन के मेरे MCQ लेना चाहते हैं, 90 रुपीज़ की इसकी PDF आपको मिलेगी। 1463 प्लस MCQ हैं, बहुत ही बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। इससे आप PDF से भी पढ़ पाएंगे, लैपटॉप में अपने मोबाइल में बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। 90 रुपीज़ की इसकी PDF है, और आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। किस तरह से बनाई गई है, तो मेरे एक कोर्स भी चल रहा है इसी का ही, जिसमें मैं इसी PDF से पढ़ा रही हूँ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर दी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा पटवारी का पैकेज है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। 10 बुकलेट आपको मिलेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, टू द पॉइंट, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित ये नोट्स हैं। 1 लाइनर फैक्ट है, हैंड रिटन, बहुत ही सरल भाषा में इनको तैयार किया गया। और सबसे मेन बात, इसके साथ मिलने वाला ये व्हाट्सएप का ग्रुप, ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपके एग्ज़ाम के दिन तक आपकी हेल्प करने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप का एग्ज़ाम बाद में होता है तो वो भी इसी ग्रुप में दिया जाएगा। इस ग्रुप में हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, चाहे इंग्लिश की वोकेबलरी हो, फ्रेसेस हो, आइडम्स हो, वोकेबलरी हो, रीजनिंग की, मैथ्स की ट्रिक्स हो, सभी कुछ आपको इस ग्रुप में कराया जाता है बहुत ही सरल भाषा में। डेली हर घंटे अपडेट दिया जाता है, हर घंटे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप अपडेट रहें, और थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके याद भी कर पाते हैं। तो अगर आप ये हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। 1400 प्लस MCQ है, 6 माह की वार्षिकी है। ये जनवरी 2023 तक बनाई गई। इसकी प्राइस 99 रुपीज़ है, तो आप 99 रुपीज़ में इसकी ई बुक खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1382 से घटाई जाने वाली लघुत्तम संख्या क्या है। कौन सी संख्या को घटाया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ये जो 1382 में से 13 घटा के देख लो, 2 घटा के देखो, 3 घटा के देखो और 7 घटा के देखो। इनमें से ये संख्या घटा के देखो और देखो कि वो पूर्ण वर्ग बनेगी कि नहीं। 1382 में से जब हम 13 घटाते हैं तो 1369 बनता है।
1369 हमको पता है 37 का वर्ग होता है। 1382 में से जब 2 माइनस करते हैं तो 1380 होता है, और 1380 किसी का वर्ग नहीं है। ऐसे ही 3 माइनस करते हैं तो 1379 होता है, वो भी किसी का वर्ग नहीं है। 1382 में से 7 माइनस करते हैं तो वो भी किसी का वर्ग नहीं आता। इसके एक और तरीका होता है कि आप 1382 का एलसीएम निकाल के देख लें। 2 इच्छिंग 12, 2 नाम 18 और 2 एकम 2। इससे भी आप करके क्या देख सकते हैं कि इसमें भी जो भी आपका रिमाइंडर बचता है या जिससे भी भाग नहीं जाता है वो आपका इसमें से आप वो घटा सकते हैं। तो सबसे अच्छा और सरल तरीका है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस संख्या में से क्या घटाया जाना चाहिए, तो आपको क्या करना है, चारों संख्याओं को घटा के देख लेना है। जिनको घटाने से एक संख्या ऐसी प्राप्त होती है जो पूर्ण वर्ग हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक राम ने 25 सवालों की परीक्षा में 80% सवाल, मतलब राम के 25 सवाल थे और 40 सवालों की परीक्षा में 90% सवाल, और उसके एक जो सवाल था, मतलब एक पेपर 25 क्वेश्चन का था, एक पेपर 40 क्वेश्चन का था, और 10 सवालों की परीक्षा में 70% हल किए, और एक पेपर कितना का था, 10 सवाल का था। तो मतलब टोटल प्रश्न कितने थे, 5, 4 और 2 6 और 1 7। टोटल प्रश्न कितने थे, टोटल 75। ये बात याद रखिएगा, टोटल कितने हैं, 75। अब वो क्या कह रहे हैं कि 25 में से 80 किए। 25 में से कितने सवाल किए हैं, 25 में से 80 किए हैं। तो 25 में से 80% मतलब कितना हो जाएगा, तो आपको 25 का 80% निकालेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, मतलब 20। मतलब 25 सवालों के 80% किए, मतलब इसके कितने किए उसने, 25 में से कितने सवाल किए, 20 सवाल किए। 40 सवालों की परीक्षा में 90% सवाल किए, तो 40 गुणे 90 का हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 सवाल। तो 40 में कितने किए उसने, 36 सवाल। और 10 सवालों की परीक्षा में उसने 7% हल की, तो मतलब 10 का हम निकालेंगे 7%, सॉरी 70%, तो हो जाएगा 7। इसमें उसने कितने किए, 7%। तो अब हम इनको जोड़ेंगे, 20, 36 और 7 को, तो कितना हो जाएगा, 7, 13, 4, 6, मतलब 63 हो जाएगा। मतलब उसने 75 में से कितने सवाल किए हैं, 63 सवाल किए। ये तो हमारा ओरल हो गया। अब हम सॉल्व देखते हैं। हमको बताना है कुल कितने प्रतिशत सही किए हैं। ये अपन ने निकाल लिया है। 25 सवालों की परीक्षा में 80% सवाल किए। 80 मतलब 25 के कितना, 80% कितना हो गया, 20। 40 का 90% हो गया 36, और 10 का 70% हो गया 7। अब हमको निकालना है राम द्वारा हल किए गए सवालों का प्रतिशत, मतलब राम द्वारा हल सवाल राम ने कितने किए, टोटल जितने जितने सही किए हैं, मतलब कौन कौन से राम ने हल कौन कौन से किए हैं, ये 20, ये 36 और ये 7। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। कुल कितने थे, तो 25, 40 और 10 को जोड़ेंगे तो 25 और 40 और 10 कितना हो जाएगा, 75 गुणित 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 63/75 गुणित 100, तो कितना जाएगा, 84। अगला क्वेश्चन है 17 संख्याओं का औसत 70 है। 17 संख्याओं का औसत 70 है, तो मतलब 17 संख्याओं का औसत कितना आ गया, 70। यदि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 90 है, तो नवीं संख्या क्या है। टोटल उन्होंने दिया है आपको औसत, टोटल दिया है, तो आपको सबसे पहले सवाल में मैंने आपको बताया था कि अगर कुल औसत दिया हो, कुल संख्या दी हो, तो आपको टोटल निकालने के लिए उन दोनों का गुणा कर लेते हैं। मतलब 17 और 70 का आपको गुणा कर लेना है। तो देखो आप ये पहले समीकरण 70 और संख्या का आपने गुणा कर लिया, तो कितना आ गया, 1190। अब वो बोल रहे हैं कि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 45 है, तो आप 45 में 9 का गुणा कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, प्रथम 9 संख्याओं का 405। अब वो बोल रहे हैं अंतिम 9 संख्याओं का औसत है 90, तो आपको 90 में 9 का गुणा कर लेना है, तो कितना जाएगा, 810। तो अब क्या करना है कि प्रथम 9 और अंतिम 9, इन दोनों संख्याओं का जो टोटल है, उन दोनों को जोड़कर जो टोटल औसत है 1190, उसमें से माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, 17 संख्याओं का औसत 70 है, तो 70 गुणे 7, 70 गुणे 17 है ना। ये माइनस कर लेंगे आप किस किस को, 45 गुणित 9 प्लस 90 गुणित 9। आया है समझ में। कुल संख्याओं के औसत में से प्रथम संख्याओं का औसत और अंतिम 9 संख्याओं का जो टोटल है उसको आप माइनस कर लेंगे, तो आपका आंसर जाएगा टोटल इनका कितना हो जाएगा, 405 ये,
और पहला ये है 405 इसका आया है और इसका 810 आया। तो 405 और 810 को आप जोड़ लोगे तो 1215 नवी संख्या कितनी आ जाएगी? 1215 में से 1190 माइनस कर लेना तो नवी संख्या कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। यदि एक कार्य के 4/5 को पूरा करने में 8 दिन लगते हैं तो शेष कार्य कितने में पूरा होगा? एक कार्य है, माना x कार्य है, तो x का कितना भाग? 4/5 बात, मतलब x का 4/5 जब अपन ने माइनस किया तो कितना आ गया? 8 दिन लग रहा है। तो बस x का निकाल लो। कैसे निकालेंगे? माना एक कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? x में। कुल कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में समाप्त होता है? 8 दिन में। तो कुल कार्य कितना है? x दिन। और x का 4/5 कितने दिन में समाप्त होता है? 8 दिन। तो x इंटू 4/5 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 40 का 4 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब शेष कार्य कितने दिन में होगा? तो कुल कितने दिन हो गए हैं? 10 दिन हो गए हैं। और एक जो है वो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 8 दिन में। तो बचा काम कितना होगा? 2 दिन होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये रीजनिंग का सवाल है। 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा था। किस वर्ष में बाल दिवस रविवार को पड़ेगा? देखो 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि देखो 1997 और 1997 में पहले ये पता करेंगे कि हम 1997 में बाल दिवस कब पड़ा होगा। तो बाल दिवस कितनी तारीख को पड़ता है? 14 नवंबर को पड़ता है। तो बाल दिवस कब पड़ता है? 14 नवंबर को पड़ता है। तो गणतंत्र दिवस से 14 नवंबर तक के हम दिन निकाल लेंगे पहले कि कौन सा दिन पड़ेगा। ये वाला तो नहीं, ये समझो आप। देखो गणतंत्र दिवस कब पड़ा है? 26 जनवरी 1997 की बात कर रहे हैं, तो 26 जनवरी को पड़ा होगा। बाल दिवस कब पड़ेगा? 14 नवंबर 1997 में बाल दिवस आएगा। अब 26 जनवरी और 14 नवंबर के दिन हम दिन निकाल लेंगे बीच के। 26 को छोड़ देंगे, बचे हुए 5 प्लस फरवरी के दिन, मार्च के दिन, टोटल अप्रैल के दिन, मई के दिन, जितने भी 30-31 टोटल दिन होते हैं उनको प्लस कर लेंगे तो टोटल दिन आएंगे कितने? 292। अब इनके जो दिनों के दो तिथियों के बीच के विषम दिन है हम उसको निकाल लेंगे। विषम दिन का मतलब होता है 292/7। मतलब विषम दिन का निकालने के लिए हमको किसी भी का भी विषम दिन निकालना होता है तो हम उसमें 7 का भाग दे देते हैं। तो 292 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 1997 में बाल दिवस शुक्रवार को पड़ा था। ये 5 का मतलब होता है शुक्रवार। क्या होता है कि इनको कोड दिया जाता है वीक कैलेंडर में। वीक को हर वीक को मतलब जो हर दिन का नाम है उसको एक कोड दिया जाता है। जैसे कि सोमवार का 1 होता है, मंगल का 2 होता है, बुध का 3 होता है, गुरु का 4 होता है और शुक्र का 5 होता है। मंडे से स्टार्ट होते हैं देना। तो 1997 में बाल दिवस कब पड़ा था? शुक्रवार को पड़ा था। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष लीप वर्ष में नहीं, विषम दिन 1 होता है। मतलब अब 1998 में ये 1 दिन बढ़ जाएगा। मतलब 1998 में बाल दिवस कब पड़ेगा? 1998 में बाल दिवस कब पड़ेगा? शनिवार को पड़ेगा। उससे अगले दिन कब पड़ेगा? 99 में कब पड़ेगा? रविवार को। मतलब एक दिन बढ़ जाता है। जब 1997 में शुक्रवार को पड़ा तो 1998 में बाल दिवस कब पड़ेगा? शनिवार को पड़ेगा। और 1999 में कब पड़ेगा? रविवार को पड़ेगा। तो 1999 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप ये वाला नियम आपको पता होगा कि जैसे कि आज कौन सा दिन है? आज जैसे 17 फरवरी है। आज 17 फरवरी है। कौन से दिन है? 2023 में 17 फरवरी को क्या है? शुक्रवार है। तो 2024 में, अब 2024 अगर लीप ईयर्स होगा, 4 लीप ईयर्स होगा, तो लीप ईयर्स में 2 दिन बढ़ जाते हैं। और अगर लीप ईयर्स नहीं होता है, जैसे 21-22 है, तो 21 में अगर शुक्रवार पड़ेगा आज, तो अगले इसी दिन में शनिवार पड़ेगा और लीप ईयर्स में 2 दिन बढ़ जाएंगे। 1 सेकेंड रुकिएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं तो उसी कार्य को समाप्त करने में 15 व्यक्ति कितना दिन लेंगे? इसमें तो फॉर्मूला लग जाता है। फॉर्मूला क्या है? M1D1 = M2D2 अपॉन W1 और W2। D1 क्या हो जाता है? D1 और D2 क्या हो जाता है? दिनों की संख्या हो जाती है। M1 M2 आदमियों की संख्या हो जाती है। और W2 जो होता है, ये W2 और ये W1 हो जाएगा। और जो W2 और ये M1D1 के नीचे W2 आता है और M2D2 के नीचे W1 आता है।
अब वो क्या बोल रहे हैं, 12 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं, काम कितना है, 1 है, तो W1 बराबर क्या है, 1, M1 बराबर है 12 और D1 बराबर है 20। इसी प्रकार उसी कार्य को समाप्त होने में 15 व्यक्ति कितने दिन लेंगे, मतलब उन्होंने आदमी कितने लिए हैं, M2 में 15 लिए हैं, और कार्य को समाप्त होने में उसी कार्य को, मतलब कार्य वही रहेगा, एक ही कार्य रहेगा, तो दिन कितने लेना है वो आपको करना है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, M1 की जगह M1, D1 की जगह D1, M2 की D2 आपको फाइंड करना। काम उनने एक ही दिया है इसलिए आपको एक एक लिखना है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला है अनिल और संजू की आयु, संजू और सुनील की आयु से 14 वर्ष अधिक है, सुनील अनिल से कितने वर्ष छोटा है। तो अनिल तथा संजू की आयु का योग, तो अनिल प्लस संजू बराबर संजू तथा सुनील प्लस 14, ये उन्होंने आपको दिया है। उन्होंने आपको क्या दिया है, अनिल और संजू क्या है, संजू और सुनील से 14 अधिक है। तो अनिल और संजू, तो देखो संजू और संजू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अनिल बराबर सुनील प्लस 14 वर्ष, मतलब सुनील क्या है, अनिल से 14 वर्ष छोटा है। इस प्रकार से आप इसको कर पाओगे। प्रणाली में 5 पृथक धनात्मक संख्याओं का औसत कितना दिया है, 56। संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं और यदि मध्य पद 40 है तो अधिकतम संख्या क्या होगी। प्रथम 5 धनात्मक संख्याएं का औसत कितना है, 56, और संख्याएं कैसी हैं, आरोही क्रम में है। तो देखो इस प्रकार लिखेंगे, 5 धनात्मक संख्याएं हैं, मतलब कौन कौन सी हैं, A1, A2, A3, A4, A5, और बराबर कितना आ गया, औसत 56 दिया है, कुल कितनी है 5। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने थर्ड संख्या जो दी है वो कितनी दी है, 40 दी है। तो अब क्या करेंगे, इसको बीच की जो संख्या दी है उन्होंने 40 दी है। अब यहाँ इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 56 और 5 का, तो 56 और 5 का गुणा का हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, 56 और 5 के गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 5 का 30, 55 25 और 26 सत्ते 28, तो कितना जाएगा, ये 280 जाएगा। बस आप वैल्यू पुट करके आप आंसर लिख लीजिएगा। देखो 5 पृथक धन संख्या औसत 56 है, संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यदि मध्य पद 40 है, मध्य पद आपने 40 कर लिया, तो जब ये 226 आएगा तो इस 40 को भी आप यहाँ पे माइनस कर लो। अब आपको क्या करना है कि यदि आपने अब उन्होंने बोला है आपसे कि धनात्मक संख्या है तो कैसे होगी, 1 होगी, 2 होगी, तो आपको A1 को क्या मान लेना, 1 मान लेना है, A2 को मान लिया, 2 मान लिया, A4 A3 उन्होंने आपको 40 दिया है, तो A3 उन्होंने 40 दिया है, तो A4 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और 41 हो जाएगा। A5 196 दिया है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की वार्षिकी है, 49 रुपये की, अगर आप ये लेना चाहें। तो आज के यही प्रश्न थे, आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। ये प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ऐसे ही और प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।